हाँ तो बच्चों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12th का पहला चैप्टर है। बच्चों ने कहा सर क्रम से चलने दो, पूरी क्लासें आने दो, पूरे पाठ आने दो। तो देखो अब अपना पहला पाठ ही चालू कर रहे हैं अपन। सबसे पहली बात करते हैं अपन की जनन क्या होता है। जनन तो बेटा जी, जीवों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। क्या बोला मैं? जीवों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। एक और परिभाषा लिख ले अपन इसकी कि जीव अपनी जाति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, जीव अपनी जाति के अस्तित्व या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जीवों में जब जनन होगा तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और संख्या में वृद्धि होगी तो उनकी जाति का स्थायित्व या अस्तित्व बना रहेगा। यदि जनन नहीं होगा तो जातियां विलुप्त हो सकती है। ठीक है। जनन जीवों में मुख्यतः दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अलैंगिक जनन का टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अलैंगिक जनन देखो क्या होता है, इस प्रकार का जनन जिसमें एक ही जीव द्वारा नई संतति का विकास होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें युग्मकों के संलयन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखो पादपों में ज्यादातर पाया जाता है। पादपों के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने गुलाब का पौधा है, अपन ने गुलाब की टहनी को काटा और दूसरी जगह मिट्टी में लगा दिया तो दूसरा नया पौधा तैयार हुआ। इसमें किसी प्रकार के नर मादा युग्मकों की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा जनन जो एक ही जीव द्वारा नई संतति का विकास करे अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। अपने चैप्टर में है लैंगिक जनन, और वो भी किसमें कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है। तो पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो वो तो चाहे किसमें भी हो, चाहे जीवों में हो चाहे पादपों में हो। लैंगिक जनन की परिभाषा में क्या लिखना कि ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन होकर नई जाति का विकास होता है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। मतलब क्या कि लैंगिक जनन के अंदर अपने को दो जीवों की आवश्यकता पक्की होगी। वो कौन से दो? एक तो नर होगा और एक मादा होगी। ठीक है। तो नर और मादा युग्मकों का संलयन होकर नए जीव का, नई संतति का विकास होना क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। तो दोनों समझ गए अपन अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। देखो अब अपन विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखो पादपों में जब लैंगिक जनन होता है तो अपने को क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, कौन से लैंगिक अंग हैं, वो किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया करते हैं। देखो सबसे पहले अपन एक पुष्प का अध्ययन करेंगे। तो देखो ऐसा अपने को एक पुष्प बना लेना है। ये जैसे मैंने एक पुष्प बना लिया, पुष्प में देखा आपने ऐसी संरचना पाई जाती है। ये थोड़ी सी गहरी होती है संरचना। चलो
देखो, पुष्प का सबसे नीचे नीचे वाला भाग होता है जो ये होता है, इसको बाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य दल। ठीक है, ये है, इसको दलपुंज बोलते हैं। मध्य में जो ये संरचना पाई जाती है, इसको पुष्प का अपने अंडाशय कह दे या बीजांड कह दे। ये पुष्प का, ये दोनों सारे ही चारों, ये नर जनन भाग है, नर जनन भाग है। और इसको बोले तो अपन पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ये बोले तो मादा जनन भाग है, मादा जनन भाग है। और इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर इसको कहा जाता है। ठीक है, बाह्य दल पुष्प में नीचे नीचे का भाग होता है और हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि पुष्प का एकमात्र ऐसा भाग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये हरे रंग का भाग है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कौन सा? बाह्य दल। पुष्प का एकमात्र भाग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, बाह्य दल होता है। ठीक है, दूसरा देखो, दलपुंज। दलपुंज अक्सर पुष्पों के अंदर रंगीन भाग होता है। पुष्प को पुष्प अपन दलपुंज के कारण ही कहते हैं। क्यों? ये रंगीन होता है। ठीक है, बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या है? दल पुंजों को जकड़े रखना, पकड़े रखना, इसको बांध के रखने का कार्य है। और दलपुंज जो है ये रंगीन होते हैं और ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको भी करते हैं। अपन भी पुष्प को क्यों हाथ में लेते हैं? गुलाब के फूल की खुशबू अपन देखते हैं, उसका रंग देखते हैं, अपने को अच्छा लगता है। वो किसके कारण? दलपुंज के कारण। तो ये कीटों को, और मैं तो कह दूं आपको, ये क्या करता है? आकर्षित करता है। इसका मुख्य कारण ये है। ठीक है, अंडाशय या बीजांडे, ये पुष्प का मध्य भाग होता है और इसके अंदर तो बेटा जी बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ओके, अब बात करें अपन पुंकेसर की, तो पुंकेसर देखो ऐसी संरचना है। पुंकेसर का ऊपरी ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको बेटा जी पराग कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग कोश कहा जाता है। ठीक है, पराग कोश में छोटे छोटे पीले रंग के दाने होते हैं। इन दानों को बेटा पराग कण कहा जाता है। पराग कण कहा जाता है। ठीक है, और ये पराग कण आगे जाके नर युग्मक का निर्माण करेंगे। और ये जो तंतु नुमा भाग है, धागे नुमा संरचना है, इसको फिलामेंट कहते हैं या इसको पू तंतु कहते हैं। पू तंतु कहते हैं, तंतु बोलते या पू तंतु बोलते। ठीक है, पराग कोश में याद रखना पराग कणों का निर्माण होता है। अगली देखो, ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर जो है, इसके ऊपरी ऊपर वाली जो संरचना है, इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये नली है, तो इसको वर्तिका नली कहा जाता है। वर्तिका है। ठीक है, और इसके भी नीचे वाला भाग और इसके भी नीचे वाला भाग, इन दोनों को अपन योजी भाग कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है लिखना है योजी भाग। क्यों है योजी भाग? क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करता है। ये पुष्प से इन दोनों को जोड़ता है, तो इसको योजी भाग कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पुंकेसर, स्त्री केसर, पुष्प की संरचना हो गई। ऐसा एक सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न भाग हैं, उसके कार्य लिखो, तो आप सबके कार्य जान पाओगे। अब देखो क्या होता है पुष्पों के अंदर, बात करते हैं। अपने को तो लैंगिक जनन पढ़ना है, तो ये बनाया था अपन ने पराग कोश। और पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को बेटा जी कहा जाता है क्या? पराग कण। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। ठीक है, और ये मध्य के अंदर पाई जाती है क्या? वर्तिका।
और ऊपर वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। समझ गए ना? चलो अब देखो, जैसे मैं कोई पुष्प बनाता हूं और ये इसके पुंकेसर, इन पुंकेसरों से ये परागकण निकलते हैं और इनसे नर युग्मक का निर्माण वगैरह होता है। लेकिन उससे पहले अपन प्रक्रिया पढ़ेंगे कि ये आके इसके ऊपर गिरते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है, परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरते हैं और इस घटना को क्या कहा जाता है। अब अपन सबसे पहले परागण के बारे में अध्ययन करेंगे, पोलिनेशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि परागण किसे कहते हैं, तो पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना। क्या? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागण की घटना मुख्यतः दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होता है बेटा स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। और एक होता है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन, दो प्रकार से पादपों में परागण होता है। देखो सबसे पहले देखिए अपन कि स्वपरागण किसे कहते हैं। तो जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, एक ही पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, या अपन कह दे कि एक पादप है और इसके ये दो पुष्प लगे हुए हैं, एक ये पुष्प है और एक ये पुष्प है। इसके परागकण यदि इसके ऊपर गिर रहे हैं तो भी ये स्वपरागण है। तो क्या होगी दूसरी परिभाषा कि एक ही पादप एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्प जब आपस में परागण करते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। या दूसरी पहले वाली क्या है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो भी इसे स्वपरागण ही कहा जाता है। इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर स्वपरागण को भी दो भागों में बांटा गया है। स्वपरागण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बेटा जी है आपका स्वयुग्मन, क्या है? स्वयुग्मन। और एक है सहजात पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण और एक आपका स्वयुग्मन। ठीक है, देखो सबसे पहले स्वयुग्मन ऑटोगेमी किसे कहते हैं? ये स्वयुग्मन है, ये जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं अपन? स्वयुग्मन, ऑटोगेमी कहते हैं। क्या है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहा जाता है। ठीक है, एक ही पुष्प के। अब देखो स्वयुग्मन के अंदर एक अच्छी बात क्या है, प्रश्न वाली बात, ऐसा आ जाए कि स्वयुग्मन अक्सर किन पादपों में होता है। प्रश्न आ जाए जैसे क्या आ गया कि स्वयुग्मन अक्सर किन पादपों में होता है। यहां लिख देता हूं, स्वयुग्मन अक्सर, स्वयुग्मन मुख्यतः लिख दें, मुख्यतः किन पुष्पों में होता है। और यहां ऑप्शन आ जाए आपके पास उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, एक आ जाए आपके पास एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, एक आ जाए आपके पास उपरोक्त दोनों, और एक चौथा ऑप्शन आ जाए कोई नहीं। तो स्वयुग्मन की घटना है वो मुख्यतः आप बताओ, अब सोचो। स्वयुग्मन है मतलब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने वाले हैं, तो ये तो बेटा जी उभयलिंगी हो गया। ऐसा पुष्प जिसमें
नर और मादा मतलब भाग दोनों, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग उपस्थित होते हैं उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। और स्वयुग्मन की घटना में तो उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, तो स्वयुग्मन अक्सर किसमें होता है? उभयलिंगी पुष्पों में होता है। ठीक है, ये हो गई बेटा जी स्वयुग्मन की बात। दूसरा है सहजात पुष्पी प्रांगण। ठीक है, तो जब एक ही पादप, पादप एक ही है, एक ही पादप के पुष्प दो अलग अलग हैं, दो पुष्प अलग अलग हैं, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में जब परागण होता है तो इसे सहजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजात पुष्पी परागण कहा जाता है। ठीक है, दोनों ये अपने स्वपरागण है, सेल्फ पोलिनेशन है। समझ गए ना? चलो बेटा, ये बात हो गई अपने स्वपरागण की। देख लो स्वपरागण दोबारा से, कि जब एक ही पुष्प के परागकण या एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में जब परागण की घटना होती है तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। दो प्रकार से होता है, स्वयुग्मन और सहजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन तो क्या है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। और सहजात पुष्पी में क्या है कि जब एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में परागण होता है तो इसे सहजात पुष्पी परागण कहा जाता है। चलो, ये तो बात हो गई अपने स्वपरागण की बात। अब अपन बात करते हैं पर परागण किसे कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या, पर परागण में क्या, कि एक ही जाति के दो पौधे हैं। एक ही जाति मैंने क्यों बोला? क्योंकि आम के दो पौधे आपस में परागण कर सकते हैं, अलग अलग जातियों के थोड़ी कर सकते हैं। एक आम हो गया और एक अंगूर का हो गया, तो ये दोनों नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे अपन कि एक ही जाति के, एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के पुष्प जब आपस में परागण करते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। एक ही जाति के दो अलग अलग पादप हैं और वो जब परागण की घटना करेंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे? पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखो लैंगिक अंगों के आधार पर पादपों को या पुष्पों को दो भागों में बांटा गया है, उभयलिंगी पुष्प और एक होता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग पुंकेसर और स्त्री केसर, मादा भाग स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। और ऐसा पुष्प जिसमें इन दोनों में से या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, दोनों में से एक भाग उपस्थित होता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ऐसी पादप की परिभाषा है तो लिख देंगे कि ऐसा पादप जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो उसे उभयलिंगी पादप है। और ऐसा पुष्प ऐसा पादप जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से एक ही भाग उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे अपन? एक लिंगी पुष्प कहेंगे या एक लिंगी पादप कहेंगे। ठीक है, याद रखना उभयलिंगी तो लगभग सारे ही पादप, लगभग पादप उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी यदि पादपों की बात करें अपन तो एक तो बेटा जी याद रखना पपीता, तरबूज, ककड़ी, ये जितनी भी अपने खेतों के अंदर बेलें होती हैं वो लगभग एक लिंगी होती हैं। पपीते का एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि पपीता एक लिंगी। ठीक है, चलो ये बात हो गई अपने परागण की। अब बेटा जी आपके सामने एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कि मैं लिखता हूं कि स्वपरागण
सर्वाधिक होता है। स्वपरागण है वो सर्वाधिक किसमें होता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं अगले ने। एक तो दे रखा है उभय लिंगी पुष्प, एक दे दिया एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, एक दे दिया वही अपना दोनों, और एक चौथा दे दिया कोई। देखो अब स्वपरागण सर्वाधिक होता है तो एक कोई पादप है वो उभयलिंगी है, पुष्प है जो उभयलिंगी है। इसमें ये परागकण यहां नजदीक है, ये तुरंत इसके ऊपर आके गिरेंगे। तो सर्वाधिक यदि परागण की बात करें अपन स्वपरागण की, तो वो मुख्यतः होता है किसमें, उभयलिंगी पुष्पों के अंदर। ठीक है, उभयलिंगी पुष्पों में सर्वाधिक स्वपरागण की घटना होती है। अच्छा, ऐसा आ जाए स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, तो अब देखो अब प्रश्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्वपरागण उभयलिंगी में भी होता है और एक लिंगी में भी हो ही नहीं सकता। स्वपरागण एक लिंगी में तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो अपना उत्तर तो इसमें भी क्या आना है, उभयलिंगी पुष्प आना, क्योंकि स्वपरागण की घटना है वो तो किसमें होती है, उभयलिंगी पुष्पों में ही होती है। समझ गए बात। अब प्रश्न को उल्टा करता हूं मैं, देखना, अब देखना, अब मान ले प्रश्न उल्टा आ जाए, ऐसा आ जाए कि उभयलिंगी पुष्पों में हो सकता है, अब की बार सकता लगा रखा है, हो सकता है, और ऑप्शन आ गए अपने पास स्वयुग्मन, दूसरा आ जाए सहजात पुष्पी परागण, और तीसरा आ जाए पर परागण, और चौथा ऑप्शन आ जाए कोई नहीं। कोई नहीं, उपरोक्त सभी आ जाए, उपरोक्त सभी, ऐसे ऑप्शन आ जाए आपके पास कि उभयलिंगी पुष्पों में हो सकता है। अब देखो ये एक उभयलिंगी पुष्प था, मान ले ये वर्तिका है, ये पुंकेसर है, चलो ये उभयलिंगी है। एक ये दूसरा पुष्प है, मान ले कोई से पादप का है, उभयलिंगी पुष्प है, तो इसमें स्वयुग्मन तो पक्का हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि वो तो उभयलिंगी है तो दोनों पास ही है, तो हो जाएगा आसानी से। दूसरा ये कहता है सहजात पुष्पी प्रांगण, तो सहजात पुष्पी भी देखो ये परागकण इसके ऊपर आके गिर सकते हैं यदि पौधा एक ही है, सहजात पुष्पी भी हो सकता है। तीसरा ये कहता है पर परागण, अरे तो पादप उभयलिंगी है तो क्या हुआ, ये कोई दूसरा पादप है, ये इसके पुष्प हैं और ये इसके ऊपर भी तो आके गिर सकते हैं, हवा से गिर जाए, या कोई कीट इसके ऊपर आके बैठा था, उसके पैरों के परागकण लगे और वो इसके ऊपर आकर गिर गए। तो उभयलिंगी पुष्पों में हो सकता है, स्वयुग्मन भी हो सकता है, सहजात पुष्पी भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है, मतलब सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न चेंज कर दे और उसमें दे दे कि उभयलिंगी पुष्पों में सर्वाधिक होता है। अब बताना, उभयलिंगी पुष्प है, इसमें सर्वाधिक क्या होता है। अब देखो, अब पर परागण तो नहीं होगा सर्वाधिक, सहजात पुष्पी भी सर्वाधिक नहीं, हाँ स्वयुग्मन सर्वाधिक, क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर पास पास ही है, तो परागकण वर्तिकाग्र के एकदम नजदीक है। तो उभयलिंगी पुष्पों में सर्वाधिक क्या होता है, स्वयुग्मन होता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी परागण। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा, और एक बार यदि नहीं आया है
तो वीडियो को सुन लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन बात करें कि परागण कैसे होता है। तो परागण की विधियां है, क्या है? विधियां है। और विधियों में मैं बताऊं आपको कि मैं लिखता हूं कीटों द्वारा हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। सर्वाधिक परागण है वो कीटों द्वारा ही होता है। परागण की घटना सर्वाधिक किसके द्वारा होती है? कीटों द्वारा होती है। कीट कौन से? मधुमक्खी फूलों का रस चूसने जाती हैं और जैसे वो पुष्प के ऊपर बैठती हैं उनके पैरों के परागकण चिपकते हैं और वो वर्तिकाग्र पे जाती है तो वो वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण गिर जाते हैं। चलो दूसरा लिख दे कि वायु द्वारा भी होता है। कीटों द्वारा परागण में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो याद रखना, सालविया में कीट परागण। सालविया में कीट परागण, इसमें एक स्पेशल विधि द्वारा होता है, वो अगले वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। जल द्वारा भी होता है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, वेलिसनेरिया में जल परागण। वेलिसनेरिया में जल परागण, ये भी याद रखना, ठीक है। अरे कीटों की बात क्यों करें, जीवों द्वारा भी होता है। चमगादड़ द्वारा परागण भी होता है। रात को, रात्रि तरह चमगादड़, रात में जब ये उड़ते हैं तो पुष्पों का रस चूसने जाते हैं और उनमें परागण की घटना हो जाती है। चमगादड़ द्वारा में याद रखना इंपॉर्टेंट, एक तो कदम्ब, कदम्ब पादप में, एक कचनार, एक बाल मखीर और एक गोरख इमली। गोरख इमली, इनमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है। गोरख इमली, ठीक है। चलो ये विधियां हैं, सर्वाधिक कीटों द्वारा होता है। अच्छा, वायु द्वारा सर्वाधिक परागण तो होता है, लेकिन वायु द्वारा में ना हानि, ऐसे पूछ ले कि कौन से परागण की किस विधि में पराग कणों की हानि सर्वाधिक होती है? वायु द्वारा परागण में पराग कणों की हानि सर्वाधिक होती है। चलो यहां से छोटी बात आ सकती है। कदम्ब, कचनार, बाल मखीर, गोरख इमली, इनमें किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा परागण होता है, याद रखना। ओके, चलो अगली बात अपन करते हैं कि परागण के अनुकूलन। सबसे पहले मैं करता हूं स्वपरागण के अनुकूलन। स्वपरागण के अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें स्वपरागण ही होगा, जिनमें स्वपरागण ही होगा। तो नंबर एक बात मैं करता हूं उभयलिंगिता, कि कोई पुष्प है वो उभयलिंगी है तो उसमें हमेशा स्वपरागण ही होगा। क्यों? ज्यादातर होगा, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन उभयलिंगी पुष्प है तो कन्फर्म बात है कि उसमें स्वपरागण हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें अपन तो दूसरा मैं बताऊं समकाल परिपक्वता। परिपक्वता, समकाल परिपक्वता का मतलब है ऐसा उभयलिंगी पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर का विकास यदि समान काल में हुआ है तो इसे समकाल परिपक्वता कहा जाता है और इसमें स्वपरागण होने की अधिक संभावना होती है। दोनों एक समान काल में परिपक्व होने चाहिए, क्या? स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है। चलो तीसरी बात अपन करते हैं अनून मिलियता। अनून मिलियता, अनून मिले पुष्प ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। इनमें अब उभयलिंगी पुष्प है और बंदी है हमेशा,
तो इसमें तो पक्का ही क्या होने वाला है, सब परागण ही होने वाला, सब युग्मन ही होने वाला। इसमें तो ये कैसे बंद की बात कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि ये इसका अंडाशय है, ये वर्तिका आई, ये पुंकेसर आए, ये पुंकेसर आए, और दलपुंज ऐसे आ गए हैं, इसकी दलपुंज ऐसे आ गए हैं, इधर से दलपुंज ऐसे आ गए हैं, इधर से ऐसे आ गए हैं। अब ये पुष्प ऊपर से देखो बंद है। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, अनून मिले पुष्प कहलाते हैं, और इनमें हमेशा स्वपरागण या स्वयुग्मन ही होता है। ठीक है, ये है अपने स्वपरागण के अनुकूल। कौन कौन सी बात, उभयलिंगिता, समकाल परिपक्वता और अनून मिलियता। इन स्थितियों में हमेशा स्वपरागण ही होता है। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं पर परागण के अनुकूल। पर परागण के अनुकूल देखो, पर परागण के अनुकूल सबसे पहली बात एक लिंगिता। एक लिंगिता का मतलब वही बात कि ऐसे पुष्प जो एक लिंगी हैं या ऐसे पादप जो एक लिंगी हैं, उनमें हमेशा पर परागण नहीं होगा। ये तो जानते हैं पर कि एक लिंगी पादपों के अंदर तो हमेशा क्या होने वाला है, पर परागण ही होने वाला है। दूसरी बात करें अपन विषम काल परिपक्वता। विषम काल परिपक्वता कि ऐसा उभयलिंगी पुष्प, कैसा है, उभयलिंगी है, ऐसा उभयलिंगी पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर का विकास समान काल में नहीं हुआ है, एक साथ नहीं हुआ है। मतलब क्या कि पुंकेसर तो ऊंचे लंबे विकसित हो गए पूरे, और ये वर्तिका तो विकसित हो गई, और पुंकेसर छोटे छोटे रह गए। तो ये तो बेचारे अभी जवान हुए ही नहीं, इनसे परागण कैसे निकलेंगे। तो इन उभयलिंगी तो है, लेकिन इसमें सब परागण नहीं हो सकता, इसमें पर परागण ही होगा। विषम काल परिपक्वता दो प्रकार से होती है, एक तो होती है बेटा स्त्री पूर्वता, और एक होती है पुपूर्वता। ऐसा उभयलिंगी पुष्प जिसमें स्त्री केसर का विकास पहले हो जाए उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है, और ऐसे पुष्पों में हमेशा पर परागण ही होता है। और ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर का विकास पहले हो जाए और स्त्री केसर छोटा रह जाए, इसे पुंपूर्वता कहा जाता है, और ऐसे उभयलिंगी पादपों में पर परागण ही होता है। ठीक है, चलो एक लिंगिता, विषम काल परिपक्वता, एक इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आता है, तीसरा अनुकूलन हर्कोगेमी। हर्कोगेमी ये क्या है, उभयलिंगी है पुष्प तो, लेकिन किसी प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर का विकास सही समय पर नहीं होता है, तो उनमें समकाल परिपक्व वो नहीं है, या उनमें किसी कोई प्राकृतिक अवरोध ऐसा उत्पन्न हो जाए कि उनमें सब परागण नहीं हो पाए, तो उसमें पर परागण ही होता है। क्या प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, जैसे ये मान ले कोई पुष्प है, था पुष्प, और जैसे ही पुष्प निकला इसके पुंकेसर नष्ट हो गए, वर्तिका बची हुई है, पुंकेसर नष्ट हो गए, तो अवरोध